कॉस्ट की
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी वालेकुम अस्सलाम हसन। जी स्टूडेंट्स, मैंने हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मटेरियल का चैप्टर कंप्लीट किया था और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको एज एन होमवर्क दिए थे। सो होपफुली आप लोग वो एमसीक्यूज कर कर आए होंगे। दैट्स ओके। नहीं हुआ वो एक समथिंग और, मतलब किए हो, नहीं हो रहा या गलत आ रहा है वो एक बात की बात है, लेकिन मेन चीज है कि आपने किए हैं। मेरी कोशिश होती है कि इस तरह के जो एमसीक्यूज हैं वो आपको होम असाइनमेंट में वीकेंड पे दिए जाएं, ताकि आपके पास टाइम हो उनको इजीली अटेम्प्ट करने का। चलें, इट्स ओके, वो भी आते जाएंगे तो डिस्कस होते जाएंगे। आप लोग इसको वन बाय वन डिस्कस करना शुरू करते हैं। जिस पे आपको इशू होगा आप बता दीजिएगा, मैं उसको अटेम्प्ट कर दूंगा। बट मेन थिंग इज कि आपने खुद भी इसको किए हों। जी जी, आंसर्स मैं आपके साथ टैली करता जाऊंगा। जी, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डेल्टा, फोर्थ ऑप्शन। इस क्वेश्चन के अंदर दो क्लोजिंग गिवन है। एक ये 200 यूनिट्स है, ये फिनिश गुड्स का क्लोजिंग है। अच्छा हाँ सच, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपके सिलेबस में ये चीज नहीं है, ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसको आप कट कर दें। ऑर्डरिंग स्टॉक और फ्री स्टॉक तो आपके सिलेबस में ही नहीं है। Question number 2. Once materials have been bought, which of the following departments must receive a copy of the invoice? जी, इनवॉइस की कॉपी कौन रिसीव करेगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ऑब्वियसली बात है कि इनवॉइस की पेमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने करनी है, तो ज़ाहिर है अकाउंट्स डिपार्टमेंट को तो इनवॉइस का मिलना जरूरी है। जी, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is the correct description of purchase requisition? जी, the answer is D option, fourth option. The authority for the purchasing department to obtain specified materials. अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो ए पार्ट है वो किस चीज को प्रेजेंट करता है? जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑर्डर रिक्वेस्टिंग द सप्लायर टू डिलीवर स्पेसिफाइड मटेरियल्स। जी, पहली स्टेटमेंट जो है वो परचेज ऑर्डर को की डिस्क्रिप्शन है, बिल्कुल ठीक है। और सेकंड वाली स्टेटमेंट
सेकंड स्टेटमेंट किस चीज के लिए होगी? सेकंड स्टेटमेंट मटेरियल रिक्विजिशन की डिस्क्रिप्शन है। शाबाश हसन। और थर्ड वाली स्टेटमेंट जी, थर्ड स्टेटमेंट डिलीवरी नोट की है। जी क्वेश्चन नंबर 4। जी क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। यार वो आप करो उसमें ग्रुप में शेयर कि स्टूडेंट्स दोबारा ज्वाइन करें। सारे छोड़ गए ना, अब दोबारा आ रहे हैं अब किस्तों में। ग्रुप में व्हाट्सएप पे थ्रू मैसेज करो। जी स्टूडेंट सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था, ये भी दोबारा जरा ज्वाइन कर रहे हैं सब लोग, तो फिर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट्स वेट कर लें। जी क्वेश्चन नंबर 4, क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का? जी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन। जी आशिर। जी अगर किसी क्वेश्चन में कोई इशू हो तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
देखिए एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है, सही चैट बॉक्स में इशू आ रहा है। चैट बॉक्स में क्या इशू आ रहा है? आप लोग ऐसा करें जी बच्चे, अब आ रहे होंगे चैट बॉक्स में, देखें आप। जी सर अब आ गए। ठीक है, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला स्टूडेंट्स ये है, एवरेज स्टॉक इज इक्वल्स टू सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। अब इसमें जो आपका सेफ्टी स्टॉक है वो उसने बताया 500 है, हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी इज 3000, उसका हम हाफ कर लेंगे। सो द एवरेज स्टॉक विल बी 2000, यानी कि 3000 का हाफ प्लस उसमें 500 आपने ऐड किया तो एवरेज स्टॉक 2000। चलिए जी नेक्स्ट आगे इसमें ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जी क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर है? जी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
जी सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जी क्वेश्चन नंबर 7, जी इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सेकंड ऑप्शन। एनी कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 8, then answer is B option. No, sorry, delta option. D. जी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें EOQ का फॉर्मूला है। अच्छा ये जो सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 8 और 9, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में टेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है आसान लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। मतलब ये कि अगर ये किसी को आता है, इन क्वेश्चंस का अगर आंसर उसको कोई बंदा दे सकता है, तो इसका मतलब है कि उसकी EOQ के ऊपर पूरी ग्रिप है। नहीं, आई थिंक इसमें वैल्यूज, बेटा वैल्यूज पुट करके भी आप इसमें निकाल सकते हो, लेकिन ये कि वैल्यूज पुट किए बगैर भी ये सॉल्व हो सकता है बड़े आराम से। ये मैंने EOQ का फॉर्मूला लिखा। अब एक फॉर्मूला मैं लिखूंगा इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स का। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला होता है D ओवर EOQ। अब एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट जब हम निकालते हैं, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू CO, और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है EOQ डिवाइड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इनटू CH। अच्छा अब यहाँ पे बात बड़ी लॉजिकल है। सबसे पहले हम बात करेंगे CO और EOQ पे क्या होता है। अगर बेटा CO इंक्रीज हो
तो मतलब EOQ भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसका मतलब अगर CO कम होगी तो EOQ भी कम हो जाएगा, राइट जी, क्योंकि CO भी उधर मल्टीप्लाई हो रही है और EOQ भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस और नो? तो मतलब ये है कि अगर CO कम होगी तो EOQ भी कम हो जाएगा। जी हसान, इजा, अमजद, अब अगर EOQ कम होता है तो बच्चे फिर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके बढ़ जाते हैं। EOQ कम होने का मतलब ये है कि हम थोड़े थोड़े यूनिट्स करके खरीद रहे हैं, हम जो चीजें मार्केट से उठा रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी स्मॉल क्वांटिटीज के ऑर्डर्स करके हम उठा रहे हैं, तो ज़ाहिर है हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा हो जाएंगे। जी, इज डेट क्लियर? अगर मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा होंगे तो मेरी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। मेरी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स में इंक्रीज आ रहा है। अब दूसरी तरफ अगर हम एनुअल होल्डिंग कॉस्ट की बात करें तो चूंकि हमारा EOQ कम हुआ है, चूंकि हमारा EOQ कम हुआ है तो हमारी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इस पर बेस करती है, EOQ। सो अगर EOQ कम हो रहा है तो ज़ाहिर है एनुअल होल्डिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बड़ा सिंपल है कि EOQ अगर लो होगा तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो दोनों चीजें लो होंगी। जी स्टूडेंट्स, इज डेट क्लियर और नॉट? जी बच्चे, ये क्लियर है? इसको नोट ना करें, मुझे मेरी बात का जवाब दें, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि जी अगर आपकी होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, अगर होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी तो भी हमारा EOQ कम होगा। क्योंकि EOQ और एनुअल और CH जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि CH उधर डिवाइड हो रहा है, EOQ उधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर CH इंक्रीज होगी तो EOQ को कम करेगी। अब अगर EOQ कम होता है, अगर EOQ कम होता है तो अगेन वही बात, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर बढ़ेंगे तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बढ़ेगी, लेकिन एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि आपका EOQ कम होगा। सो इस लिहाज से जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आंसर है बी ऑप्शन, EOQ तो कम हो जाएगा लेकिन एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट हाई होगी। जी स्टूडेंट्स, गॉट इट?
अब्बास किस चीज की एग्जाम्पल? बेटा देखें, अगर CH ज्यादा होती है, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती है, तो EOQ आपका कम हो जाता है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है, देखो अगर डिनोमिनेटर बढ़े तो रिजल्ट कम आता है। फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाए तो डिनोमिनेटर के ज्यादा होने से जो आपकी वैल्यू है वो कम हो जाएगी, रिजल्ट आपका रिड्यूस हो जाएगा। जैसे CH अगर इंक्रीज होती है तो वो EOQ को कम कर देती है। इसको अगर आप वैसे करना चाह रहे हो तो कोई फर्जी डेटा लेकर आप उसकी बेस पर इसको मैथमेटिकली प्रूव कर लो। वैसे इसको मेमोराइज करने का बेस्ट वे ये है कि आप दो चीजों का रिलेशनशिप देखो। EOQ का विद CO क्या रिलेशन है? EOQ का विद CO क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। EOQ का CO के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। यानी कि अगर डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि अगर CO बढ़ेगी तो EOQ भी बढ़ेगा, ऐसे ही है। और अगर CO कम होगी तो EOQ भी कम हो जाएगा। गॉट इट? अब बच्चे, जो EOQ का और CO का डायरेक्ट है, तो CO की टोटल जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, CO तो एक ऑर्डर करने की कॉस्ट है ना, तो जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसके साथ इसका EOQ का इनवर्स रिलेशन। यानी कि CO तो एक ऑर्डर करने की कॉस्ट है ना, एक दफा ऑर्डर किया तो इतनी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है, जबकि एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरे पीरियड की ऑर्डरिंग कॉस्ट है। तो आप इस तरह से याद रख लें कि EOQ का CO के साथ अगर डायरेक्ट है तो एनुअल ऑर्डरिंग के साथ इनवर्स है। इसी तरह EOQ का CH के साथ इनवर्स रिलेशन है। EOQ का CH के साथ इनवर्स रिलेशन है, लेकिन जो एनुअल होल्डिंग है उसके साथ डायरेक्ट है। यानी कि आप EOQ का CO और CH के साथ रिलेशनशिप याद कर लें। जो इसका EOQ का इनके साथ रिलेशन है उससे ऑपोजिट इनकी टोटल वैल्यूज के साथ। इस तरह से आप इजीली इसको मेमोराइज कर सकते हैं। अब देखिए, मैं कहता हूँ CO कम हो रही है तो CO और EOQ का तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो अगर CO कम होगी तो वो EOQ को भी कम करेगी। लेकिन EOQ का एनुअल ऑर्डरिंग के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो यानी कि अगर EOQ कम हुआ है तो एनुअल ऑर्डरिंग बढ़ जाएगी। जी अब्बास, इज इट क्लियर? हसान? जी हसान। जी एनुअल, ये अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डेल्टा। जी यानी कन्फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डेल्टा।
11 का फोर्थ ऑप्शन, जी क्वेश्चन नंबर 12। जी कमर, इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे EOQ। टू मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड 40,000 मल्टीप्लाई बाय CO is 10 divided by CH is 0.8। तो EOQ कितना बनता है? EOQ आएगा 1000 यूनिट्स। अब अगर हम इसमें फ्रीक्वेंसी निकालें, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर किस तरह से निकलेगी? 365 डेज लेकिन उसके लिए हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी चाहिए होंगे। पहले हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला D/EOQ। डिमांड 40,000, EOQ 1000 means 40 orders। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर में क्या करेंगे? 365 डेज डिवाइडेड बाय 40 ऑर्डर्स, तो ये बन जाते हैं जी अप्रोक्सीमेटली 9 डेज। सो द आंसर इज डेल्टा। जी कमर साहब ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर, ये जो डेटा है अब आगे 13, 14, 15, इसके लिए डेटा उसने कंबाइन दिया हुआ। कह रहा है कि जी बी कंपनी हैज फॉलोइंग डिटेल्स फॉर इट्स फोर्थकमिंग पीरियड। एनुअल डिमांड 40,000 यूनिट्स है, परचेज कॉस्ट 15 रुपीज है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 150 रुपीज पर ऑर्डर है, और होल्डिंग कॉस्ट 10% ऑफ परचेज कॉस्ट है। 10% ऑफ परचेज कॉस्ट का मतलब है 1.5, 15 का 10%। और कह रहे हैं कि बी कंपनी प्लेसेस 10 ऑर्डर्स इन अ ईयर ऑफ इक्वल क्वांटिटी के। जो बी कंपनी है वो एनुअली कितने ऑर्डर्स प्लेस करती है? 10 ऑर्डर्स प्लेस करती है, इक्वल क्वांटिटी के, इक्वल साइज के 10 ऑर्डर्स वो प्लेस करता है। जी क्लियर हो गया सबको? हम इसको यूं लिखेंगे, करंट ऑर्डर साइज।
40,000 टोटल है, डिवाइडेड बाय 10 ऑर्डर्स। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक यूनिट, एक ऑर्डर में 40 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं। करंटली बी कंपनी कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है? 4,000 यूनिट्स। करंटली बी कंपनी कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है? 4,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। अब मतलब ऑर्डर प्लेस कर रही है, प्रोड्यूस कह रहा हूँ, ऑर्डर प्लेस करती है, यानी कि एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स मंगवा रही है? 4,000 यूनिट्स बी कंपनी अभी करंटली मंगवाती है एक ऑर्डर के अंदर। यानी कि अभी करंट जो रीऑर्डर क्वांटिटी है बी कंपनी की वो 4,000 यूनिट्स। अभी करंटली बी कंपनी की ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? रीऑर्डर क्वांटिटी 4,000 यूनिट्स। अगर हम इसके मुताबिक इसकी टोटल कॉस्ट मेजर करें, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो क्या करेंगे? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट जब निकालेंगे, 10 ऑर्डर्स हैं जी, मल्टीप्लाई बाय पर ऑर्डर कॉस्ट 150, तो ये बन जाएगी 1500। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट 4,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करें करंटली, डिवाइड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इसमें 0 है, इनटू CH जो है 1.5 है। $3,000 बन रही है वैल्यू। नाउ द एनुअल परचेज कॉस्ट, डिमांड 40,000 मल्टीप्लाई बाय 15, 6 लाख। करंट टोटल कॉस्ट, करंट टोटल कॉस्ट उसकी बन जाती है 6,04,500। यानी कि बी कंपनी को मौजूदा करंटली इतनी कॉस्ट जो है वो फेस करनी पड़ रही है, या यूं कह लें कि आप इतनी कॉस्ट उसको बेयर करनी पड़ रही है। अब हम इसमें EOQ निकालेंगे। क्योंकि अभी बी कंपनी EOQ मॉडल फॉलो नहीं कर रही थी, इसलिए उसकी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है? 6,04,500। अब अगर हम इसका EOQ कैलकुलेट करें, डिमांड 40,000 into CO is 150 divided by CH जो है वो 10% ऑफ परचेज प्राइस होगी, जो कि बन जाएगी 1.5। जी EOQ क्या आ रहा है? जी इज़ा आपके भी क्वेश्चन का आंसर करता हूं, पहले मुझे ये बता दीजिएगा। EOQ आपका आता है 2828 यूनिट्स, ये हमारा EOQ है। अच्छा,
इस जो हमने भी टोटल कॉस्ट निकाली है, ये जो है ये बी कंपनी की मौजूदा कॉस्ट है, यानी कि करंटली उसको इतनी कॉस्ट फेस करना पड़ रही है, इतनी कॉस्ट उसको बेयर करना पड़ रही है। अब उसने ईओक्यू कैलकुलेट किया, तो अब हम ईओक्यू के मुताबिक उसकी टोटल कॉस्ट निकाल कर देखेंगे वो कितनी बनती है, यानी कि अगर वो ईओक्यू मॉडल फॉलो करे तो फिर कितनी उसकी कॉस्ट बनती है वो निकाल दे। यानी कि समरी ये है कि बी कंपनी अभी ईओक्यू मॉडल पे ऑपरेट नहीं कर रही, क्योंकि वो करंटली 4000 यूनिट्स का ऑर्डर देते हैं, जबकि हमारा ईओक्यू तो 2828 आ रहा है। तो 14,000 डिवाइडेड बाय 2828 मल्टीप्लाई बाय CO इज 150, कितनी वैल्यू? जी स्टूडेंट्स, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आ रही है? That is 2121. Now annual purchase, annual holding cost. अब एनुअल होल्डिंग कॉस्ट में 2828 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 इंटू CH 1.5 जी कीजिएगा क्या आती? ये भी यही आएगी। एनुअल परचेज कॉस्ट 40,000 into 15, 6 lakh। हम इसको कहेंगे टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू, यानी कि अगर वो ईओक्यू मॉडल यूज करेगा तो फिर उसको टोटल कॉस्ट ये पड़ेगी। जी इज आई गॉट इट और नॉट? यानी कि अभी बी कंपनी ईओक्यू मॉडल को फॉलो नहीं कर रही थी। अब सवाल ये है कि अगर वो ईओक्यू मॉडल को फॉलो करना शुरू कर दे, मतलब अगर वो ईओक्यू मॉडल फॉलो नहीं करती तो ईओक्यू मॉडल फॉलो ना करने की वजह से उसको कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, यानी कि यू कैन से एडिशनल कॉस्ट। $6,04,500 minus 6,04,242, तो आपकी एडिशनल कॉस्ट बन जाती है 258 रुपीज। आपकी एडिशनल कॉस्ट बन जाती है 258 रुपीज, यानी कि बी कंपनी अभी ईओक्यू मॉडल को फॉलो नहीं कर रही, और चूंकि वो ईओक्यू मॉडल को फॉलो नहीं कर रही तो ईओक्यू मॉडल फॉलो ना करने की वजह से उसको इतनी एडिशनल कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। सो इसका मतलब है कि अगर बी कंपनी ईओक्यू मॉडल पे ऑपरेट करना शुरू कर दे तो उसकी टोटल कॉस्ट कम हो सकती है। जी माइनस किया ना, देखें अभी करंट कॉस्ट उसकी 6,04,500 है, तो ईओक्यू पे उसकी टोटल कॉस्ट बन रही है 6,04,242। तो ईओक्यू के ऊपर जो है वो कॉस्ट कम है, तो इसका मतलब है कि अभी वो एडिशनल कॉस्ट इतनी बेयर कर रहा है। जी 13, 14, 15 ओके।
क्वेश्चन नंबर 16. जी बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर थर्ड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 17. इसका आंसर बी ऑप्शन. 17 का आंसर बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सेकंड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 18. एटीन का आंसर अल्फा. शाबाश अमजद साहब. जी जाहिद साहब, सेकंड 17th के अंदर वो ये कह रहा है कि अगर हमने इन्वेंट्री लॉसेस को मिनिमाइज करना है, यानी कि हमारी इन्वेंट्री का जो मिस यूज हो रहा है या हमारी इन्वेंट्री जो वेस्ट हो रही है उसको अगर हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि आप रेगुलर स्टॉक टेकिंग करें ताकि थेफ्ट वगैरह के ऊपर जो है वो एक चेक एंड बैलेंस आ जाएगा, उसके चांसेस कम हो जाएंगे जब आप रेगुलर बेसिस पे अपनी स्टॉक टेकिंग करेंगे. सेकेंडली, आप रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू स्टोर्स में कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो स्टोर में ना जाए. इससे क्या होगा कि सिर्फ जो रेलिवेंट ऑथराइज्ड पर्सन होंगे सिर्फ वही स्टोर में जा सकेंगे, तो जो थेफ्ट वगैरह की या मिसयूज की जो प्रोबेबिलिटी है वो और रिड्यूस हो जाती है. अब जो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है, यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर परचेजेस, इससे हमारे लॉसेस रिकवर नहीं हो सकते. ये तो एक जनरल मैयर है, जनरल बात है कि जी आप उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर, तो इससे लॉसेस रिड्यूस नहीं होंगे. जी जाहिद साहब, ओके. क्वेश्चन नंबर 19. नाइनटीन का आंसर भी ए ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है डेल्टा. ट्वेंटी का आंसर डेल्टा. जी अमजद साहब, 18 में वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री.
कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस होल्डिंग में आती है, कॉस्ट ऑफ रेंटल पेमेंट ऑन स्टोरेज स्पेस, ये भी आपकी इसमें आएगी। लेकिन ये जो लास्ट वाली है प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 21 जी, क्या आंसर है? जी 21 का ए ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 22 जी, इसका आंसर सी ऑप्शन। ट्वेंटी टू का सी ऑप्शन। ट्वेंटी टू का सी, थर्ड ऑप्शन। नहीं, 23 का फर्स्ट ऑप्शन। देखिए आसान इसमें ये चीज है कि 23 में वो कह रहा था कि स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन के हवाले से इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली बात हुई कि प्राइसेस इंक्रीज की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि क्लोजिंग क्लोज टू करंट, कहता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसकी जो वैल्यूएशन है, यानी कि जो हमने उसकी वैल्यू निकालनी है, वो फाइफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक पे वो रेट अप्लाई हो रहा होगा जो करंटली मार्केट में चल रहा होगा। क्योंकि जो पुरानी जो क्वांटिटी है वो तो हमने यूज कर ली और पुराने वाली का रेट भी हमने अपनी इश्यू कॉस्ट में चार्ज कर दिया, लेकिन फाइफो मेथड से काम करते हुए हमारे पास एंड पे स्टॉक में बचता क्या है? जो क्लोजिंग स्टॉक बच रहा होता है वो नई परचेजेस में से जो रिसेंटली हमने खरीदा होता है, जो करंटली हमने मार्केट से स्टॉक खरीदा होता है, वो क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब है कि जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होगी वो करंट मार्केट प्राइस के इक्विवेलेंट होगी। जी आसान, डन। क्वेश्चन नंबर 24। जी क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है 23,098 से लेकर, अगर किसी का आंसर 23,102 तक आ रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है, वो ठीक है। यानी कि इस रेंज के अंदर अगर आपका आंसर है तो वो ठीक है। 23,098 से लेकर 23,102 तक आपका इसमें इस रेंज में कोई भी आंसर आए तो वो ठीक है। असल में ये बात याद रखें कि जब भी आप वेटेड एवरेज रेट लेते हैं
जब भी आप वेटेड एवरेज रेट निकालें तो वेटेड एवरेज रेट को एटलीस्ट कम अज कम 2 डेसिमल तक जरूर लिखा करें। तो इजा जब हम 2 डेसिमल तक नहीं लिखेंगे तो उसकी वजह से फिर ये डिफरेंस आपके सामने है, ये अप्रोक्सीमेटली 61 रुपीज का फर्क जो है वो आंसर में क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप मतलब खाली वेटेड एवरेज रेट नहीं, कोई भी आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, अगर कोई रेट है और वो ज्यादा बड़ी वैल्यू में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है और ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है, तो उसको आप 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करके लिख लिया, 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करके लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 25, आंसर डेल्टा। आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट अंडर स्टेट हो रही होती है और प्रॉफिट ओवर स्टेट हो रहा होता है जब प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। 5 फॉर्म। मेरा ख्याल है बाहर को एडमिशन दे देते हैं जी। न्यू बॉर्न बेबीज ही रह गए, वो भी आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जी क्वेश्चन नंबर 25, आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 26, आंसर बी ऑप्शन। अगर हम कोई इनडायरेक्ट मटेरियल इशू करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोडक्शन ओवरहेड में डेबिट होगा, और मटेरियल चूंकि हमने इशू किया एसिड है आपका, उसमें कमी आएगी तो वो आपका मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, जी क्या आंसर है 27 का? जी क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28, आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, आंसर थर्ड ऑप्शन। जी स्टूडेंट्स, इज डेट क्लियर? ये इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। आप लोग अब ऐसा करें कि 10 मिनट्स ब्रेक कर लें नमाज की, इसके बाद फिर हम लेबर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जी सच एग्जांपल्स भी हैं इसकी, यस एग्जांपल्स भी हैं। आशीष साहब अच्छा याद करवाया। चलिए नमाज पढ़ लें, 10 मिनट्स की ब्रेक कर लें, उसके बाद फिर एग्जांपल्स को डिस्कस करें। जी आशिर किस चीज का कह रहे हैं?
थर्ड एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। चलिए वो अभी ब्रेक कर लें, नमाज पढ़ लें, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, आप लोग आ गए नमाज पढ़ के? जी आशिर, आप एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर रहे थे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं इसमें एक चीज आपको पहले बता दूं कि ये टॉपिक्स जो हैं मैंने खैर पास्ट में मैं पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन ये तब भी खैर सिलेबस में नहीं थे। तो ये जो एरियाज हैं, एक फ्री स्टॉक का कॉन्सेप्ट और ये जो ऑर्डरिंग स्टॉक वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके सिलेबस में नहीं। सो अब ये एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 भी फिर इसका मतलब ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 3, 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 2, 2, 3, 4 ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा अगर कोई और एग्जाम्पल आपको लग रही है जो हमने नहीं की तो आप बता दें, मैं करवा दूंगा। जी एग्जाम्पल नंबर 6 में आपके क्या आ रहे हैं आंसर, जरा टैली करवा दें। एग्जाम्पल 6 में रीऑर्डर लेवल कितना आ रहा है? जी रीऑर्डर लेवल 2800 है, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट द मैक्सिमम लेवल? 4900, गुड। एंड व्हाट अबाउट मिनिमम लेवल? मुझे मिनिमम लेवल आप लोगों का ठीक नहीं लग रहा। जी मिनिमम लेवल मुझे आप लोगों का ठीक नहीं लगा। फॉर मिनिमम लेवल आपने क्या करना था? रीऑर्डर लेवल उसने आपने निकाला 2800 माइनस एवरेज यूजेज। एवरेज यूजेज उसने बता दिया 140 है, इनटू एवरेज डी टाइम। एवरेज डी टाइम नहीं उसने दिया, एवरेज डी टाइम आप इस तरीके से निकालेंगे। ये अप्रोक्सीमेटली 13 आएगा। ये करना था। नाइन एटी। जी आशिफ, 980 इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 7 थी,
एग्जाम्पल 7 में आपने एवरेज स्टॉक बताना था, कितना आ रहा है एवरेज स्टॉक? जी एवरेज स्टॉक 2600 आता है, बिल्कुल ठीक है। जी क्या इतना ही आ रहा है? जी क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें बताइएगा ईओक्यू क्या आ रहा है आपका? जी ईओक्यू आता है 500 यूनिट्स, बिल्कुल ठीक है। और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आती है, टोटल कॉस्ट, एनुअल टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट सॉरी, 4,03,200। एग्जाम्पल 9 बताइएगा कितना ईओक्यू है? एग्जाम्पल 9 का ईओक्यू 500, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताइएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे 8 ऑर्डर्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स 46 डेज कह रहे हैं जी। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? जी आशिर वो 45.6 है, तो हम 46 डेज कह देंगे। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 2400, बिल्कुल ठीक है। एंड व्हाट अबाउट एनुअल होल्डिंग? और एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट आपकी जो बन रही है वो बन रही है 3,88,800। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का ईओक्यू बताइएगा। जी ये बन जाएगा 573, बिल्कुल ठीक है। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स इसके बनेंगे 52 ऑर्डर्स, बिल्कुल ठीक है सर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर है जी आपका 7 डेज। एनुअल ऑर्डरिंग कितनी है जी? मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 1833 बनती है, लेकिन ठीक है आगे चलें। ये 1833 होगी। और एनुअल जो टोटल कॉस्ट आएगी विद ईओक्यू आता है आशिर साहब, विद ईओक्यू, यानी कि ईओक्यू पॉइंट पे आपकी एनुअल ऑर्डरिंग और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इक्वल हो जाती है। ईओक्यू पॉइंट पे आपकी एनुअल ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है।
मतलब ईओक्यू पॉइंट पे जो हम कहते हैं ना, एट ईओक्यू हमारी टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट मिनिमम होती है, तो उस चीज के पीछे जो राज है वो है ही यही। वो जो हम कहते हैं कि ईओक्यू पे हमारी टोटल कॉस्ट क्यों कम होती है, तो ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट के कम होने की मेन वजह यही है, क्योंकि ईओक्यू पॉइंट पे आपकी एनुअल ऑर्डरिंग और होल्डिंग बराबर हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर, ये लास्ट एग्जाम्पल है जिसका भी बताइएगा, एग्जाम्पल नंबर 11 का क्या आंसर है? जी बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन। ये इन आंसर्स की पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लें जरा क्विकली, नहीं तो फिर लेबर शुरू करेंगे। चलें जी, लेबर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज लेबर। देखिए, जो हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर हमने ये चीजें डिस्कस की थी कि कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं, किस किस किस्म की होती हैं, हमने उसके ऊपर डिस्कशन। अब उसके बाद उसमें हमने डिफरेंट किस्म की कॉस्ट पढ़ी, मटेरियल कॉस्ट होती हैं, लेबर कॉस्ट होती हैं, फिर एक्सपेंसेस होते हैं, फिर हमने उसमें डिस्कस किया था कि हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में कुछ हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं, कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती। तो इस तरह से डिफरेंट जो है वो इसमें हमने चीजें डिस्कस की थी। अब हम लोग क्या करते जा रहे हैं, हम वन बाय वन हर चीज को जो है वो, हर कॉस्ट एलिमेंट को हम वन बाय वन स्टडी करते जाएंगे। वन बाय वन हम हर कॉस्ट एलिमेंट को क्या करते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे। जैसे हमने भी प्रीवियसली मटेरियल के चैप्टर में मटेरियल की कॉस्ट को कैलकुलेट करना सीखा, मटेरियल कहाँ से आता है, कैसे लगता है, उसकी कॉस्टिंग कैसे होती है, उसकी इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग कैसे होती है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी चीजें जो हैं वो हम लोगों ने मटेरियल के चैप्टर में, मटेरियल से रिलेटेड चीजें हमने मटेरियल के चैप्टर में कवर की। अब ये जो चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेबर का, इस चैप्टर के अंदर दो चीजें हैं। देखें, कंपनी के अंदर जितने भी वर्कर्स होते हैं, वो सारे वर्कर्स को जो पेमेंट की जाती है, वो पेमेंट एक तरह की नहीं होती। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ये पता चल सके कि कंपनी में जो वर्कर्स होते हैं उनकी पेमेंट, उनकी सैलरीज, उनकी वेजेस कैसे कैलकुलेट होती हैं, उनका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है, एम्प्लॉयज का, वर्कर्स का सारा जो एक बायोडाटा होता है, उसकी वर्किंग हिस्ट्री, उसका पे स्केल और वो सारी चीजें वो कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं, कहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, वो सारी चीजें। और फिर वेजेस और सैलरीज की कैलकुलेशन में, वेजेस और सैलरीज की कैलकुलेशन का तरीकाकार क्या है, फिर बोनसेस कैसे कैलकुलेट होते हैं, फिर आपकी पे में से कुछ डिडक्शंस होती हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड करता है, टैक्स करता है। तो वो जो चीजें डिडक्ट होती हैं, वो आफ्टर उन तमाम डिडक्शंस के जो बकाया बचता है, वो नेट पे कैसे निकलती है। ये चीजें जो है ये हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी कर। ये चैप्टर हमारा लेंथी नहीं है, मटेरियल की निस्बत छोटा चैप्टर ही है। ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा 3 नहीं तो होपफुली मैक्स 4 लेक्चर्स में ये वाइंड अप हो जाएगा। अब इस चैप्टर में जो मेन काम है जो सीखने वाला, वो ये है कि कंपनी में सारे वर्कर्स एक तरह के नहीं हैं।
तमाम वर्कर्स का काम एक जैसा नहीं है, नेचर ऑफ वर्क एक जैसा नहीं है, ठीक है। अब इसी फैक्टर की वजह से, क्योंकि काम की नेचर एक जैसी नहीं है, उसमें डिफरेंस है, उस वजह से क्या किया जाता है कि वर्कर्स को जो पेमेंट की जाती है, जो कंपनीज वर्कर्स को पे करती हैं, वो उसकी पेमेंट का प्रोसीजर भी एक नहीं होता, मतलब एक ही पैटर्न नहीं होता। कंपनी में कुछ वर्कर्स होते हैं जिन्हें फिक्स सैलरीज दी जाती हैं, उन्हें यानी कि पर मंथ एक फिक्स अमाउंट है जो उन्हें मिलेगी। जैसे ही महीना पूरा हुआ वो पूरी अमाउंट, फिक्स अमाउंट, लमसम अमाउंट हम उसको पे कर देंगे, ये सैलरी कहलाती है। कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जिनको पर आवर के हिसाब से पेमेंट होती है, यानी कि कंपनी ने उनके साथ पर आवर रेट, एक रेट डिसाइड किया कि जी अगर आप 1 घंटा काम करेंगे तो 1 घंटा काम करने के बदले में हम आपको इतने रुपए देंगे, ठीक है। पर लेट सपोज के 1 घंटा काम करेंगे तो 300 रुपया मिलेगा। अब यानी कि जितने ज्यादा घंटे वो काम करेंगे इंटू 3 उतना ज्यादा वो अर्न करेंगे, ठीक है। 1 घंटा काम करेंगे, फर्ज करें मैं कहता हूँ जी 1 घंटा काम करेंगे तो 200 रुपया मिलेगा। अब आपने जितने ज्यादा घंटे काम किया होगा इंटू 200 उतना ज्यादा आप अर्न करेंगे। कुछ वर्कर्स ऐसे भी हैं। कुछ वर्कर्स होते हैं जिन्हें आप पर यूनिट के हिसाब से पे करते हैं, खसूसी तौर पे जैसे ये आपके प्रोडक्शन वर्कर्स होते हैं, इनके साथ कंपनीज ने पर यूनिट रेट रखा होता है, यानी कि वो जितने ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे उस हिसाब से उन्हें आप पे करेंगे, पर यूनिट सिस्टम। जितने ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे इनटू पर यूनिट रेट, उतना ज्यादा वो कमाएंगे, उतना ज्यादा वो अर्न करेंगे। तो ये उनका पर यूनिट रेट सिस्टम कहलाता है। ये उनका क्या कहलाता है? यूनिट रेट सिस्टम। तो कंपनी में कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जिन्हें पर यूनिट वाइज पेमेंट होती है, और नॉर्मली जो प्रोडक्शन वर्कर्स हैं दुनिया में कहीं भी किसी भी कंट्री में हो, उनको जो कंपनीज पे करती हैं वो पर यूनिट के हिसाब से पे करती हैं। वजह उसकी ये है कि वो जितने ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे उतना ज्यादा वो कमाएंगे। अगर आप किसी प्रोडक्शन वर्कर को ये कह दें कि जी हम तो आपको पर मंथ एक सैलरी, एक फिक्स अमाउंट सैलरी की देंगे, तो वो वर्कर रिलैक्स हो जाएगा कि जी ठीक है, मैं ज्यादा काम करूं या थोड़ा काम करूं, मुझे तो एक फिक्स अमाउंट ही मिलनी है। ज्यादा कर लूंगा तब भी उतनी मिलनी है, कम करूंगा तब भी उतनी मिलनी है, तो मतलब मुझे एक फिक्स अमाउंट ही मिलेगी, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। तो इसलिए मुझे तो फिक्स सैलरी मिलनी है, लिहाजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ज्यादा काम करूं या कम, ज्यादा यूनिट्स बनाऊं या कम किए। लेकिन अगर कंपनी उसको पर यूनिट वाइज पे करना शुरू कर दे तो फिर वो वक्त जाया नहीं करेगा, फिर वो काम ज्यादा करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मैं यूनिट बनाऊंगा तो कंपनी मुझे पे करेगी, अगर मैं यूनिट नहीं बनाता तो कंपनी मुझे पे भी नहीं करेगी। तो ये इसका जो है वो कॉन्टेक्स्ट है, या वो ये आप इसको कह सकते हैं कि ये इसका जो इस चैप्टर का जो मेन कंक्लूजन है, जो हमने इस चैप्टर में कवर करना है वो ये है। ये चैप्टर तकरीबन 80 to 90% न्यूमेरिक ही है, इसमें यानी कि थ्योरेटिकल इतना ज्यादा नहीं है, इसमें ज्यादातर फोकस न्यूमेरिक पे है, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे, वो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। सो कल से हम लोग इंशाल्लाह इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो आज आपका मटेरियल का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, उसकी पीडीएफ मैं अभी आपके साथ शेयर कर लूंगा क्लास के बाद। एमसीक्यूज की चैप्टर की तो मैंने आपको भेज दी थी, तो इसकी जो एमसीक्यूज की है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ, वो भी मैं आपको भी क्लास के बाद ग्रुप में शेयर करूंगा। कल जी फिर इंशाल्लाह इसी टाइम पर हम लोग जो है वो उसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।